अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कोरोना एपिडेमिक में आपका वक्त ज़ाया हो रहा था, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि बायोलॉजी के कोर्स के शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएं, ताकि आप वक्तन फ़वक्तन उसको देखकर याद करते रहें। ऑनलाइन स्टडी और कॉलेज की रेगुलर स्टडी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें पहला फ़र्क तो ये है कि मैं आपके सामने बैठा हुआ नहीं हूँ और इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। इसका हाल ये है कि आप अपनी रेगुलर रूटीन बनाएं और साथ साथ लेक्चर्स की तैयारी करते जाएं, और अगर मैं नहीं भी सुन रहा फिर भी आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। दूसरा फ़र्क ये है कि कॉलेज में जब हम स्टडी करते थे तो हमारे लेक्चर्स आपके तावन की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते थे। आप साथ साथ क्वेश्चंस करते थे जिससे हमारा लेक्चर उसी वक्त तैयार हो जाता था। अब इस मसले के हल के लिए मैं लेक्चर के दौरान अपने जहन में आने वाले तमाम सवालात और उनके जवाबात आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में बाकी बच जाती है तो आप कमेंट्स कर दें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे कमेंट्स के जवाब आपको दिए जाएं। अच्छा, तो फिर हम अपने लेक्चर्स की तरफ आते हैं। तो हमारा जो पहला लेक्चर है ये हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। अच्छा, और होम्योस्टेसिस के इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस की, जिसमें हम डिफाइन करेंगे, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, होम्योस्टेसिस की करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और एग्जाम्पल से होम्योस्टेसिस को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, कि होम्योस्टेसिस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमें रेगुलेशन करना पड़ती है। तो ये 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा कंपोनेंट है थर्मोरेगुलेशन और तीसरा कंपोनेंट है एक्सक्रीशन। जब हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस की, तो होम्योस्टेसिस क्या होता है? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अंदरूनी माहौल का तहफ़्फ़ुज़ किससे? जो बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियाँ। असल में बैरूनी माहौल कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है, लेकिन अगर अंदरूनी माहौल उसके मुताबिक वेरी करेगा तो उसका नुकसान क्या होगा कि बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए बॉडी के सेलुलर लेवल पर और ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर एक सिमिलर कंडीशंस होनी चाहिए, और उन सिमिलर कंडीशंस को मेंटेन करना, इस प्रोसेस का नाम होम्योस्टेसिस है कि बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियाँ होती रहें लेकिन अंदरूनी माहौल बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए नॉर्मल रहे। इस प्रोसेस का नाम होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस की जो ओरिजिन है, ये वर्ड 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, और इसका जो पहला पार्ट है वो है होम्यो। होम्यो का मतलब होता है सेम, सिमिलर, एक जैसे हालात, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल, के सिमिलर हालात का बरकरार रहना। तो इस वर्ड का लफ्ज़ी मतलब ये हो गया कि एक जैसे हालात का या नॉर्मल कंडीशंस का मेंटेन रहना, इसको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। माहौल में क्या होता है? तब्दीली या तो क्या करेगी, जो अंदरूनी अवामल हैं उनको हाई कर देगी या लो कर देगी, और इस हाई और लो की निस्बत नॉर्मल कंडीशंस के मेंटेन करने को होम्योस्टेसिस कहते हैं। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल कंडीशंस होती हैं। इंटरनल उनकी जो अगर किसी वजह से इंटरनल तब्दीली होती है, और इंटरनल तब्दीली की असल वजह जो है वो एक्सटर्नल चेंज है। एक्सटर्नल चेंज अंदरूनी माहौल में जो सेटअप हुआ पड़ा है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। अब जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट पर असर अंदाज होता है तो फिर आगे किसका काम आता है? आगे काम आता है होम्योस्टेसिस का।
अब होम्योस्टेसिस क्या करेगी, अगर नहीं ऑपरेट होगी तो उसका नतीजा क्या होगा कि डिसऑर्डर होगा, मेल फंक्शन होगा या डिजीज होगी। और अगर ये होम्योस्टेसिस ऑपरेट करती है तो बॉडी का जो वर्क है वो ऑप्टिमम होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होगा और जिंदा जानदार एक बेहतरीन फंक्शन परफॉर्म करेगा अपने नॉर्मल हालात में। अच्छा, अब बात करते हैं होम्योस्टेसिस को थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। असल में इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म keeps internal conditions relatively constant despite changes in the external environment। हम पीछे थोड़ी सी बात की थी हमने कि बाहर चाहे तब्दीलियां होती रहें, despite changes in the external environment internal condition relatively कांस्टेंट रहती हैं और इस प्रोसेस का नाम क्या है, होम्योस्टेसिस। अब एग्जांपल लेते हैं तो इसकी पहली एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है। इसकी वजह क्या है कि ये मेंटेन होता है और इसकी मेंटेनेंस के प्रोसेस को कहते हैं थर्मोरेगुलेशन, कि जिसमें क्या किया जाता है कि राउंड अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है और इस प्रोसेस का नाम होम्योस्टेसिस। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस विद इन द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में जो वाटर और सॉल्यूट की एक नॉर्मल रेशो होती है उसके बॉडी फ्लूइड्स में, उसके ब्लड में, उसके टिश्यू फ्लूइड में, उस सब को मेंटेन करना, इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो वाटर इज अबाउट 70% इन ह्यूमन बॉडी और इसे 70% को मेंटेन करने का नाम होम्योस्टेसिस है। अब ये होम्योस्टेसिस तो कंटिन्यूसली डिस्टर्ब होने की कोशिश करती है कि जैसे एक बंदा कोई एक धागे पे चल रहा है, किसी भी टाइम पे गिर सकता है, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें तो ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सेटअप, और वो स्पेसिफिक सेटअप उसने कब हासिल किया, ड्यूरिंग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हर ऑर्गेनिज्म ने अपना एक स्पेसिफिक सेटअप बनाया होता है और वो स्पेसिफिक सेटअप उसने कब हासिल किया होता है, ड्यूरिंग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सेकेंडली कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन होती रहती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अगर हम देखें तो सुबह, दोपहर और शाम के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर सुबह 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, दोपहर को वो 30 प्लस भी जा सकता है और शाम को हो सकता है कि वो फिर 30 पे आ जाए। तो ये जो चेंजेस हैं ये कंटिन्यूसली होती रहती हैं। लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनिज्म ये नहीं करता कि सुबह अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ऑर्गेनिज्म का भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। अगर दोपहर को 30 है तो ऑर्गेनिज्म का भी 30 हो जाए। और अगर ऑर्गेनिज्म का क्या है टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का 40 डिग्री है तो ऑर्गेनिज्म का भी 40 हो जाए। जो टेम्परेचर मेंटेन करने वाले हैं उनमें ऐसा नहीं होता। जो टेम्परेचर होम्योस्टेसिस करते हैं उन जानदारों में ऐसा नहीं होता। वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल चेंजेस बाय मेकिंग एडजस्टमेंट। अब वो मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो जो टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले हैं वो क्या करेंगे, वो रेजिस्ट करेंगे। और जो वाटर को मेंटेन करने वाले हैं वो रेजिस्ट करेंगे, वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को मेंटेन करेंगे। तो अब इस मेंटेनेंस का नाम क्या है, होम्योस्टेसिस। अच्छा, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होम्योस्टेसिस। पहली तो बात यह है कि होम्योस्टेसिस कीप्स इंटरनल फ्लक्चुएशंस इन अ नैरो रेंज। के होम्योस्टेसिस ने क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है एक सेट पॉइंट के करीब करीब। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो ये 36.8 से लेकर 38.2 तक जो है ना वो एक नैरो रेंज के अंदर इसको मेंटेन करते हैं। दूसरे नंबर पे आ गया होम्योस्टेसिस सेंट्रल रिक्वायरमेंट, बेसिक नीड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। के होम्योस्टेसिस के बगैर बॉडी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल नहीं होगा, बॉडी के एंजाइम फंक्शंस नहीं करेंगे, बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करती। तो इसका मतलब है कि होम्योस्टेसिस एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है हर जिंदा जानदार की। इसके बाद तीसरे नंबर पे होम्योस्टेसिस एट द लेवल ऑफ सेल। अगर हम होम्योस्टेसिस सेल के लेवल पे बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म की निस्बत सेल पे ज्यादा क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है कि ऑर्गेनिज्म में हम अगर ऑस्मो रेगुलेशन किसकी कर रहे हैं, वाटर और सॉल्यूट की कर रहे हैं, तो सेलुलर लेवल पर हमें डिफरेंट हार्मोन्स के, डिफरेंट फैक्टर्स के, डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं उनका भी बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है बिटवीन द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अच्छा, एट सेल लेवल कीप फ्लक्चुएटिंग इन नैरो रेंज इन इंट्रासेलुलर विद इन सेल मेम्ब्रेन compared to the extracellular, vascular and other interstitial fluid environment। के सेल्स के अंदर और सेल के बाहर यानी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर
जो फर्क है उसको मेंटेन करना, ये असल में सेलुलर होम्योस्टेसिस है। और यहाँ पर इन एडिशन टू द सॉल्यूट एंड वाटर, एसेंशियल मेटाबोलाइट्स हार्मोन्स आर केप्ट इन अ रिक्वायर्ड रेंज। नेक्स्ट अगली जो करेक्टरिस्टिक है कि होम्योस्टेसिस मींस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन विद अ नैरो रेंज। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इसमें क्या होता है, ये नॉट फिक्स्ड, ये थोड़ी सी एक रेंज होती है और उस रेंज को इसमें मेंटेन करना होता है। जैसा कि यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं पहले, वाटर अवेलेबिलिटी एंड रेगुलेशन। द कंट्रोल सिस्टम्स वुड नॉट लेट द बॉडी फ्लडेड with water in abundant supply and also not to dehydrate in dry conditions। कि जब वाटर की अवेलेबिलिटी, हम इसकी एग्जांपल इसको समझने के लिए मैं रमज़ान की बात करता हूँ कि हम जब रोज़ा रखते हैं तो सुबह हमने सहरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी पिया होता है और ये नहीं होता कि हमारे सेल्स के अंदर पानी का सैलाब आ जाए, या फिर असर के बाद जब हमने सारा दिन पानी नहीं पिया होता तो असर के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी का पानी थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि हमारे सेल्स बिल्कुल ही ड्राई हो जाएं। अब उस मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा सेल्स के अंदर पानी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और जब पानी की शॉर्टेज होता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है। ना तो ये फिक्स्ड है और ना ही ये होता है कि ये बिल्कुल ही फ्लडेड हो जाए या बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर की। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमन इज बेस्ड ऑन कम्प्लेक्स होम्योस्टेटिक सिस्टम्स एंड इट इज आल्सो मेंटेन विद इन अ नैरो रेंज। और ये भी नैरो रेंज में मेंटेन होता है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम एवरेज लेते हैं, लेकिन ये 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड तो 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरिएबल होता है। पांचवी जो करेक्टरिस्टिक है होम्योस्टेसिस की वो ये है कि बॉडी फील्स नॉर्मल विद इन रेंज ऑफ मेंटेनेंस। कि अब 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉडी नॉर्मल फील करता है। उसकी जो रेंज ऑफ मेंटेनेंस है उसमें बॉडी बिल्कुल रिलैक्स फील करेगा, ऑप्टिमम वर्क करेगा, उसके एंजाइम बेहतर काम करेंगे, उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। अब अगली बात हमने करनी है कंपोनेंट्स नीडेड होम्योस्टेसिस के। कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत है? तो पहला जो कंपोनेंट है दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इन ऑस्मोरेगुलेशन। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन से क्या मुराद है कि इसमें वाटर और सॉल्यूट को मेंटेन करना होता है, कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर रखना कि कितनी होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पर दूसरी जो चीज़ है वो है वाटर, कि अगर जिस्म के अंदर पानी कम है तो बाहर से लेना, गेन ऑफ वाटर, और अगर जिस्म के अंदर पानी ज्यादा है तो बाहर एनवायरनमेंट को देना, लॉस ऑफ वाटर। तो ये चीजें किस में आती हैं? ऑस्मोरेगुलेशन में। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या होता है? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। कि थर्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक टॉलरेबल रेंज में मेंटेन करना, इसको हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद तीसरा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, स्पेशली नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। के इसमें क्या होता है, इसमें वो सारे मैकेनिज्म ऑपरेट होते हैं जिसके जरिए से जिस्म के अंदर फालतू मादे, स्पेशली नाइट्रोजिनस नेचर, उनको रिमूव किया जाता है। ये भी एक पार्ट है होम्योस्टेसिस का। अच्छा, आज का लेक्चर हम इतना ही पढ़ते हैं, इसकी अब समरी की बात करते हैं, फिर हम मजीद चलेंगे आगे। तो सबसे पहले हमने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेकेंडली फिर हमने बात की कि जो एनवायरमेंटल चेंज है वो होनी है, लेकिन ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट के साथ साथ ही चेंज नहीं होता जाता। ऑर्गेनिज्म उस चेंज के खिलाफ रेजिस्ट करता है, उसको रेजिस्ट करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है कि अपनी इंटरनल कंडीशन को एक नॉर्मल रेंज में रख सकें। और उसका क्या होता है फायदा? उसका ये फायदा होता है कि उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होता है। तीसरी बात है, हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। देखें जी, होम्योस्टेटिक जो चेंजेस है ये नैरो रेंज्ड में, फिक्स्ड नहीं है। उसके बाद बेसिक नीड है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद हमने बात की कि सेलुलर होम्योस्टेसिस इज मोर क्रिटिकल, कि यहाँ पर हमें ऑर्गेनिज्मिक होम्योस्टेसिस से ज़्यादा चीज़ों को देखना पड़ता है। इसके बाद हमने बात की कि ये नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है।
ऑर्गेनिज्म फील नॉर्मल के अपनी होम्योस्टेटिक रेंज में एक जानवर क्या करता है, नॉर्मल फील करता है। चौथे नंबर पे हमने एग्जांपल्स की बात की, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर है तो मैमल्स का 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरे नंबर पे हमने बॉडी की वाटर की बात की तो बॉडी वाटर जो है वो मैमल्स का 70% तक जो है ना ये होता है। दूसरा जो हिस्सा था हमारे लेक्चर का वो ये था कि कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो पहला कंपोनेंट जो था वो था ऑस्मो रेगुलेशन के, जिसमें हम मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट को मेंटेन करते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट था वो था थर्मो रेगुलेशन, जिसमें रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर किया जाता है। और तीसरा जो कंपोनेंट था वो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के फालतू मादे पैदा जो होते हैं जिस्म के अंदर, उनको रिमूव करना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद इसको पढ़ते जाएं। आप लोगों ने बस क्या करना है कि इसको साथ साथ तैयार करते जाना है, ताकि कोशिश करें कि ये हमारा साथ के साथ तैयार होता जाए और हमारे रिज़ल्ट इस बार फिर मज़ीद जो है ना बेहतर हो और 100% हमें रिज़ल्ट मिले। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए।